दोस्तों नमस्कार। तो आज ये साइंस और टेक का तीसरा क्लास है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखें इसे। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था उपग्रहों, प्रक्षेपण सेवाओं, अंतरिक्ष अन्वेषण, रक्षा, अनुसंधान और व्यावसायिक अनुप्रयोगों से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है। कभी सरकारी एजेंसियों के प्रभुत्व वाला यह बाजार अब निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों द्वारा संचालित है, जिससे यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बन गया है। ठीक है, तो वर्तमान आकार और स्थिति को देखें तो 2024 में इसका मूल्य कितना है, तो 630 से 650 बिलियन डॉलर का होगा। ठीक है, ऐसा अनुमान है। 2035 तक 1 ट्रिलियन डॉलर को पार करने का अनुमान लगाया गया है। वार्षिक वृद्धि देखें तो 6 से 7% जो है वार्षिक वृद्धि हो रही है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। ये वैश्विक स्तर की बात हो रही है। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार के प्रमुख विभागों को हम देखें तो इसमें सबसे पहला दिया है उपग्रह संचार, नेविगेशन, मौसम और पृथ्वी अवलोकन। ठीक है, दूसरा है प्रक्षेपण सेवाएं, पुनः प्रयोज्य रॉकेट जैसे। तीसरा है अंतरिक्ष अन्वेषण एवं पर्यटन। ठीक है, चंद्रमा, मंगल मिशन, निजी पर्यटन, ये सभी। चौथा है रक्षा एवं सुरक्षा उपग्रह निगरानी। ठीक है, उपग्रह रोधी जैसे कि ए सेट प्रणालियाँ इत्यादि। और पांचवा है उभरते क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष खनन, गहरे अंतरिक्ष मिशन। ये सभी क्या है, तो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार के प्रमुख विभाग हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वह उस पर हावी है। भारत की स्थिति को देखें तो भारत की स्थिति वर्तमान हिस्सेदारी वैश्विक बाजार का लगभग 2 से 3% है। ठीक है, कुशलता की बात करें तो कम लागत वाले प्रक्षेपण और विश्वसनीय उपग्रह जो है भारत के पास है। संबंधित नीति में देखें तो मेक इन इंडिया, ठीक है, इन स्पेस, और उसके बाद है इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है NSIL वह है। लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 8 से 10% हिस्सेदारी हासिल करना है। ये जो दो वैश्विक बाजार का जो अभी 2 से 3% दिखाई दे रहा है, 2030 तक क्या लक्ष्य है कि 8 से 10% तक हिस्सेदारी को हासिल करना। ठीक है, और आपको जान करके खुशी भी होगी कि भारत इस ओर जो है इस क्षेत्र में तेज़ी से अग्रसर है। आगे क्या है कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में विस्तारित हो रहा है, जो राज्य के प्रभुत्व से निजी संचालित नवाचार की ओर बढ़ रहा है। उपग्रह आधारित सेवाओं और अन्वेषण की बढ़ती मांग के साथ स्वदेशी तकनीकों और सार्वजनिक निजी भागीदारी में निवेश करने वाले देश भविष्य का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, यानी कि जो देश इसमें आगे बढ़ेंगे वो भविष्य में नेतृत्व करने की क्षमता रखेंगे। अपनी लागत प्रभावी विशेषज्ञता के साथ भारत के पास अपनी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको 7 से 8 नंबर में पूछा जा सकता है, या जब 38 नंबर का क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो उसमें आप इनपुट्स के रूप में आप डाल सकते हैं। आगे है अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वह है बाह्य अंतरिक्ष का सैन्यीकरण या सशस्त्रीकरण। ठीक है, तो इसका परिचय देखें। क्या दिया है कि बाह्य अंतरिक्ष, जिसे कभी विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण और शांतिपूर्ण सहयोग का क्षेत्र माना जाता था, अब सामरिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बनता जा रहा है। बाह्य अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण अंतरिक्ष में हथियारों के विकास और तैनाती या सैन्य उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष प्रणालियों के उपयोग को संदर्भित करता है। संचार, नौवहन, ठीक है, निगरानी और मिसाइल के मार्गदर्शन में उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ राष्ट्र अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के साथ साथ विरोधियों की संपत्तियों को
निष्क्रिय या नष्ट करने की क्षमताएं भी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति पृथ्वी से परे एक नए हथियारों की होड़ की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करती है। ठीक है, तो इसका परिचय हमने पढ़ा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर शस्त्रीकरण के रूप क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है अंतरिक्ष आधारित हथियार। ठीक है, कक्षा में आक्रामक हथियारों की तैनाती जैसे कि लेज़र, गतिज मारक वाहन, काइनेटिक किल व्हीकल, ये अंतरिक्ष आधारित हथियार है जिसकी तैनाती कहाँ की गई है, कक्षा में आक्रामक हथियारों की तैनाती की गई है। उसके बाद है एंटी सैटेलाइट हथियार यानी एसैट, मिसाइल जो उपग्रहों को नष्ट या निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एवं साइबर युद्ध, उपग्रह के द्वारा प्रसारित संकेतों को जाम करना, हैक करना। ठीक है, ये सभी क्षेत्र हैं। इसके बाद है दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियाँ जैसे कि निगरानी, पूर्व चेतावनी और मिसाइल ट्रैकिंग के लिए उपग्रह जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हमने पढ़ा कि सशस्त्रीकरण के रूप क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख वैश्विक घटनाक्रम जिसके आधार पर चिंताएं बढ़ती जा रही है, इसे हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख वैश्विक घटनाक्रम में देखें तो यूएसए अमेरिकी अंतरिक्ष बल का निर्माण जो है वो 2019 में किया गया। उन्नत मिसाइल रक्षा और एसैट कार्यक्रमों का विकास किया गया। यूएसए के बारे में देखा हमने। रूस में देखें तो रूस जो है एसैट मिसाइलों का परीक्षण किया। यह एक संदिग्ध अंतरिक्ष आधारित हथियार है। चीन के बारे में देखें तो 2007 में सफल एसैट परीक्षण किया। सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं का तेजी से विस्तार चीन कर रहा है। भारत देखें तो मिशन शक्ति का संचालन किया जिसमें निम्न पृथ्वी कक्षा में एक जीवित उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया, जिससे वह एसैट क्षमता का प्रदर्शन करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया, यूएसए, रूस और चीन के बाद। ठीक है, तो हमने यह प्रमुख वैश्विक घटनाक्रम देखा जो विभिन्न देशों द्वारा या यूँ कहें कि यूएसए, रूस, चीन और भारत द्वारा किस प्रकार के इस क्षेत्र में बढ़ते कदम हैं उनके, तो उसे हम लोग ने देखा। अब लोग हम लोग अब देखते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष के हथियारीकरण की चिंताएं क्या है, कि जिस प्रकार से ये बढ़ रही है इस प्रकार की घटनाएं, तो चिंता क्या है। तो चिंताएं ये है, इससे चिंता खड़ा होता है अंतरिक्ष मलबा। ठीक है, अंतरिक्ष मलबा ये क्या है, तो उपग्रहों के विनाश से दीर्घकालिक मलबा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इतनी आसानी से साफ नहीं किया सकता है, आप समझ सकते हैं, जिससे सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को खतरा होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष मलबा एक चिंता है। इसके बाद है कि अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ जिससे राष्ट्रों के बीच अविश्वास बढ़ाता है, यह भी एक चिंता का विषय है। वैश्विक अविश्वास की भावना प्रबलित हो रही है। इसके बाद है कि शांतिपूर्ण उपयोग सिद्धांत का उल्लंघन जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भावना के विपरीत है, और सुरक्षा हेतु दुविधा, यानी एक राष्ट्र द्वारा किए गए रक्षात्मक उपायों को दूसरे राष्ट्र द्वारा आक्रामक माना जा सकता है। तो ये सभी आज की चिंताएं हैं बाह्य अंतरिक्ष के हथियारीकरण से। ठीक है, अब हम लोग अंतरिक्ष ढांचे की बात कर लेते हैं। तो बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, ये क्या है, तो परमाणु हथियारों या सामूहिक विनाश के हथियारों को कक्षा में स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन पारंपरिक हथियारों पर चुप रहती है। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष की होड़ की रोकथाम यानी कि PAROS, ठीक है, इस पर संयुक्त राष्ट्र में बहस हुई, लेकिन अभी तक कोई बाध्यकारी संधि नहीं हुई। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में सैन्यीकरण और सशस्त्रीकरण को विनियमित करने के लिए एक नए वैश्विक समझौते का आह्वान किया गया है। ठीक है, तो चूंकि नया उभरता हुआ क्षेत्र है तो इसमें चुनौतियां तो होंगी ही और प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतरिक्ष मलबे के बारे में। ठीक है, अंतरिक्ष मलबा क्या है, तो इसका परिचय देखें।
तो अंतरिक्ष मलबा, जिसे कक्षीय मलबा या अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में छोड़ी गई निष्क्रिय मानव निर्मित वस्तुएं को संदर्भित करता है। इसमें निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के पुराने चरण, टकरावों के अवशेष और बेकार उपकरण शामिल है। अंतरिक्ष गतिविधियों, विशेष रूप से उपग्रह प्रक्षेपण और विशाल तारामंडलों के तेजी से विस्तार के साथ मलबे का संचय एक गंभीर वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। अंतरिक्ष मलबा कार्यरत उपग्रहों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि उच्च गति से गति करने वाले छोटे छोटे टुकड़े भी विनाशकारी क्षति का कारण बन सकते हैं। बाह्य अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस चुनौती का समाधान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अंतरिक्ष मलबा के बारे में देखा परिचय। अब अंतरिक्ष मलबे के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष मलबे में प्राकृतिक उल्कापिंड और कृत्रिम मानव निर्मित दोनों कण शामिल है। ठीक है, उल्कापिंड सूर्य की कक्षा में होते हैं, जबकि अधिकांश कृत्रिम मलबा पृथ्वी की कक्षा में होते हैं। इसलिए बाद वाले को आमतौर पर कक्षीय मलबे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, केसलर सिंड्रोम शब्द अंतरिक्ष मलबे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका उपयोग LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की एक आत्मनिर्भर कैस्केडिंग टक्कर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अंतरिक्ष मलबा चिंता का विषय क्यों है। ठीक है, चिंता का विषय तो है, लेकिन किस प्रकार से है वो हम लोग देखते हैं। तो विभिन्न अंतरिक्ष प्रयासों में बाधा एक ये है। ठीक है, नासा का अनुमान है कि निचली कक्षा में आधे इंच से बड़े मलबे के लगभग 5 लाख टुकड़े हैं। चिंता देखिए कितनी बड़ी चिंता है कि आधे इंच से बड़े जो है लगभग 5 लाख टुकड़े हैं, जो उस क्षेत्र में संचालित 780 से अधिक उपग्रहों के लिए संभावित खतरा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद है अंतरिक्ष का कचरा 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, समझ सकते हैं, जो कक्षीय मलबे के छोटे टुकड़ों को घातक छर्रों में बदल देता है, जो उपग्रहों, अंतरिक्ष शटल, अंतरिक्ष स्टेशनों और मनुष्य के साथ अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मिशन की लागत में वृद्धि, इससे एक संकट यह उत्पन्न हो जाता है कि अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे के मद्देनज़र विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में बदलाव करना होगा, जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रम पर अतिरिक्त आर्थिक और मानव संसाधन का दबाव बढ़ेगा। ठीक है, मलबे में वृद्धि होना तय है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को क्यूबसैट नामक सस्ते एवं छोटे उपग्रहों के बारे में चिंता है, जो अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष में लगभग 15% कचरा जो है वो जोड़ देंगे। तो जितना बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान उतना जो है पर्यावरण का संकट, और ये तो वैश्विक संकट के रूप में या ब्रह्मांडीय संकट के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक काफ़ी चिंता का विषय है। तो हम ये देख लेते हैं कि अंतरिक्ष मलबे की सफाई की दिशा में की गई पहल। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNCOPUOS, ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति है, यानी कि IADC है। यह अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी निकाय है जो अंतरिक्ष मलबे की सफाई की दिशा में काम करती है। अब हम देख लेते हैं कि पेरिस आधारित ESA पहल ये क्या है। तो क्लियर स्पेस 1 मिशन 2026 में नियोजित मलबे को सक्रिय रूप से हटाने के लिए है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ देख रहे हैं कि प्रयास है क्लियर स्पेस 1 मिशन। उसके बाद है नासा का ORDEM, ठीक है, ORDEM और रिमूव डेब्रीज मिशन मलबा संग्रहण तकनीकों का परीक्षण करने का है। ठीक है, और एक है 25 वर्षीय नियम, उपग्रहों को मिशन समाप्ति के 25 वर्ष के भीतर कक्षा से बाहर कर दिया जाना चाहिए।
तो ये सभी कुछ बातें हैं जो अंतरिक्ष मलबा के सफाई की दिशा में पहल की गई है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय प्रयास भी किया गया है इसके लिए, तो हम ये देख लेते हैं। भारतीय प्रयास में देखें तो इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र, ठीक है, मलबे की निगरानी के लिए अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग और विश्लेषण नेटवर्क है। ठीक है, यह क्या करती है, तो मलबे की निगरानी के लिए अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग और विश्लेषण नेटवर्क का काम करती है नेत्रा, इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा। इसके बाद है SSA यानी अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता कार्यक्रम, टकराव से बचाने के लिए वस्तुओं पर नज़र रखना। इसके बाद है नियंत्रित पुनः प्रवेश नीति, यानी मिशन समाप्ति के बाद उपग्रहों का सुरक्षित पुनः प्रवेश सुनिश्चित करना। ठीक है, भारत इस पर भी काम कर रहा है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी, IADC और संयुक्त राष्ट्र चर्चाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी भारत की रहती है हमेशा। और उसके बाद है ASAT परीक्षण मिशन शक्ति 2019, मलबे के निर्माण को न्यूनतम करने के लिए निम्न कक्षा के उपग्रह को लक्षित करना। ठीक है, और हम लोग यह देखें कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल और अंतरिक्ष मलबा, इसमें है कि हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन शक्ति 300 किलोमीटर से कम की निचली कक्षा में और एक विशेष कोण पर प्रक्षेपित किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य उपग्रहों या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नुकसान से बचाया जा सके और कम से कम मलबा अंतरिक्ष में फैले। इसके विपरीत जब चीन ने 2007 में अपने ASAT मिसाइल का परीक्षण किया और अपने ही एक मौसम उपग्रहों को नष्ट कर दिया, जिससे अंतरिक्ष में मलबे करीब जो है 2500 टुकड़े जो है बने, और यह काफ़ी चिंताजनक बात है भी। क्या बोलते हैं कि इस उपग्रह टेक्नोलॉजी के लिए और अंतरिक्ष मलबे के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। आगे हम देखते हैं इसरो के भावी मिशन। अब हम लोग अंतरिक्ष मलबा पढ़ लिया, अब इसरो के भावी मिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसरो के पास भविष्य के मिशनों के लिए एक मजबूत रोड मैप है। इसका लक्ष्य जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को बढ़ाना और अंतरिक्ष अन्वेषण को गहरा करना है। ठीक है, इसमें पहला हम देखते हैं गगनयान। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष गगनयान का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। इस मिशन में क्रू मॉड्यूल, पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली और जीवन रक्षक प्रणाली विकसित करना शामिल है। ठीक है, तो गगनयान को देखें तो इसरो के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के तहत पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 को की गई थी। गगनयान मिशन इसरो का एक महत्वाकांक्षी और पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। यह पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है और इस मिशन के तहत वर्ष 2025 तक पहला यात्री दल अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। इसरो ने इस मिशन से जुड़ी सभी तैयारियां कर ली है। हालांकि इस मिशन की सफलता की राह में कुछ चुनौतियां भी है, जिसे इसरो और अन्य हितधारकों द्वारा मिलकर दूर किया जा रहा है। मिशन की सफलता के बाद भारत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने गगनयान के बारे में देखा। अब देखते हैं शुक्रयान। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह का अन्वेषण करना है। इसकी सतह, वायुमंडलीय संरचना और जटिल जलवायु प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। यह ग्रह की भूवैज्ञानिक और वायुमंडलीय गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इससे शुक्रयान 1 है। चंद्रयान 4 के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 नामक चंद्रमा मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना है तथा चंद्रमा के नमूने एकत्र करना और पृथ्वी पर उसका विश्लेषण करना है। यह चंद्रयान 4 मिशन अंततः चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग यानी वर्ष 2040 तक जो है नियोजित किया गया है और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को हासिल करना रहेगा। डॉकिंग, अनडॉकिंग, लैंडिंग, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी और चंद्रमा का सैंपल संग्रह और विश्लेषण को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चंद्रयान 4 के बारे में था। इसके बाद है इसरो का अगला जो मिशन हम लोग देख रहे हैं भावी मिशन, इसमें है निसार। ठीक है, निसार का मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
मार्च 2025 में लॉन्च के लिए निर्धारित यह मिशन नासा और इसरो के बीच एक सहकारी प्रयास है। यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव, बर्फ द्रव्यमान की गतिशीलता और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करता है। यह सभी मौसम संबंधी अवलोकन प्रदान करने के लिए उन्नत रडार तकनीक का उपयोग करता है। इसके बाद है मंगलयान 2। मंगल ग्रह के लिए यह दूसरा मिशन मंगल ग्रह के सतह और वायुमंडल का अधिक विस्तृत अन्वेषण और अध्ययन करने का लक्ष्य रखता है। यह मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान की सफलता पर आधारित होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS एक अस्थायी रूप से रहने वाला उपग्रह है जो कम ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप, कनाडा की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का नासा, रूस का रोसकॉस्मोस, जापान का जाक्सा, यूरोप का ESA और कनाडा का CSA जो एजेंसियां हैं से जुड़ी एक सहयोगी परियोजना है। ISS सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, यानी कि माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष वातावरण में एक शोध मंच के रूप में कार्य करता है जो खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और भौतिकी जैसे क्षेत्रों में अध्ययन को सक्षम बनाता है। ISS के अंदर हवा की संरचना पृथ्वी के वायुमंडल के समान है। अब हम लोग देख लेते हैं इसरो के भावी मिशन के बाद इसरो की जो उपलब्धियां हैं वह देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ उनकी कुल प्रमुख उपलब्धियां दी गई है, ठीक है। जैसे चंद्रयान प्रथम देखें 2008 का, तो भारत का पहला चंद्र मिशन जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। इसके बाद है मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान 2013 में भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन गया, ठीक है। चंद्रयान 3 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा जो ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके बाद है आदित्य L1, ठीक है। 2023 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक मिशन है। और गगनयान जो चल रहा भी, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन जो वर्तमान में विकासाधीन है, ठीक है। तो ये है। इसरो अपने लागत प्रभावी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV का उपयोग करके। इसरो ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए कई उपग्रह लॉन्च किए जो संचार, सुदूर संवेदन और मौसम विज्ञान में योगदान दे रहे हैं। 2024 में इसरो ने कई उपलब्धियां हासिल की जिसमें एक्सपोसैट प्रक्षेपण, आदित्य L1 का हेलो ऑर्बिट में पहुंचना, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यानी पुष्पक का सफल परीक्षण और SSLV D3 का प्रक्षेपण शामिल है। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन यानी कि HAB-1 भी संचालित किया और यूरोपीय उपग्रह प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में इसरो की निरंतर प्रगति ने इसे वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अब इसरो की चुनौतियों को देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहली है बजटीय बाधाएं। इसरो, नासा जैसी अन्य प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में इसरो जो है नासा जैसी अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे बजट पर काम करता है। इससे उनकी अधिक महत्वाकांक्षी मिशनों को पूरा करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की क्षमता जो है वो सीमित हो जाती है। इसके बाद है तकनीकी प्रगति। यद्यपि इसरो ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्हें अपनी तकनीक को निरंतर उन्नत करने की आवश्यकता है। इसमें क्या है कि अधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन विकसित करना, उपग्रह क्षमताओं में सुधार करना तथा अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना शामिल है। प्रतिस्पर्धा में देखें तो स्पेस एक्स जैसे निजी खिलाड़ी के उदय के साथ ही वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। इसरो को लागत प्रभावी और विश्वसनीय प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करके तथा नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके अपनी बढ़त बनाए रखने की आवश्यकता है, ठीक है। प्रतिभा पलायन की भी देखते हैं समस्या। तो अंतरिक्ष विज्ञान
और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना इसरो की भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने कुशल कार्यबल को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन और पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। और बुनियादी ढांचा, इसरो को अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रक्षेपण सुविधाओं, परीक्षण सुविधाओं और ग्राउंड स्टेशनों सहित अपने बुनियादी ढांचों को लगातार उन्नत करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद इसरो ने सीमित संसाधन के साथ सफल मिशनों को पूरा करने की अपनी क्षमता का लगातार प्रदर्शन किया है। नवाचार और रणनीतिक योजना पर निरंतर ध्यान देने के साथ इसरो वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। तो हम लोगों ने देखा, जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, अंतरिक्ष मलबा, और भी इससे जुड़ी हुई बातें थी, जैसे कि इसरो का भावी मिशन, इसरो की चुनौतियाँ, ठीक है, क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के निर्माण को मंजूरी दी है। यह उन सुधारों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण का महत्व क्या है। तो निजी कंपनी हेतु समान अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि इन स्पेस निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ, ये सुधार इसरो को नई प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएंगे। इसके बाद है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोगी प्रसार, उद्योगों और अन्य लोगों जैसे छात्रों, शोधकर्ताओं या शैक्षणिक निकायों को अंतरिक्ष परिसंपत्तियों तक अधिक पहुंच की अनुमति देने से भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का सामाजिक आर्थिक उपयोग, प्रस्तावित निकाय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के आंकड़ों और गतिविधियों तक पहुंच सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और वैश्विक प्रौद्योगिकी पावर हाउस, यह भारतीय उद्योग को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाएगा। इससे क्या है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत एक वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनेगा। तो ये थे भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण के महत्व। अब हम लोग देख लेते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसके बारे में। तो क्या है यह? NSIL भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी जो स्थापना है 2019 में अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, ठीक है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है, भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सक्षम बनाना है। यह अंतरिक्ष उद्योग से निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए भी जिम्मेदार है। NSIL इसरो की मौजूदा वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन से अलग है। ये जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये उससे अलग है। एंट्रिक्स क्या है? विदेशी ग्राहकों के साथ उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के लिए इसरो के वाणिज्यिक व्यापारों को संभालेगा और NSIL अंतरिक्ष विनिर्माण के लिए स्थानीय उद्योगों की क्षमता निर्माण से निपटेगा। तो यही अंतर रहा। अगर आपसे एक लाइन पूछा जाए कि एंट्रिक्स में और NSIL जो है दोनों एक ही है, दोनों वाणिज्यिक शाखा है, लेकिन एंट्रिक्स कॉरपोरेशन क्या करता है कि जो विदेशी ग्राहक है उस पर ध्यान माने उसको जो है वो संभालेगा और NSIL क्या है, स्थानीय उद्योग की क्षमता का निर्माण से निपटेगा। ये है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण से क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण से क्या चुनौतियां जुड़ी हैं। तो सबसे पहला है कि पूंजी तक पहुंच, ठीक है। निजी पूंजी अभी भी अंतरिक्ष आधारित उद्यमों से स्वतंत्र रूप से और अंधाधुंध तरीके से प्रवाहित नहीं हो रही है, जैसा कि इंटरनेट,
डिजिटल मीडिया और हार्डवेयर से संबंधित प्रौद्योगिकी व्यवसायों में है। इसके बाद है आत्मनिर्भर बाजार बनाने में असमर्थता। जैसा कि अतीत में देखा गया है कि यह अंतरिक्ष आधारित उद्यमों की व्यावसायिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाता है। बीमा तक पहुंच। यह हाल के दिनों में अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता को देखने और परखने में बीमाकर्ताओं की अक्षमता के कारण पर्याप्त और सुरक्षित बीमा की भी कमी है। ठीक है, अंतरिक्ष अभी तो ये था कि क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण से क्या चुनौतियां हैं, इसमें हम लोग देखा ना कि पूंजी तक पहुंच, आत्मनिर्भर बाजार बनाने में असमर्थता और बीमा तक पहुंच। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरिक्ष अन्वेषण के निजीकरण से लाभ क्या है। ठीक है, तो लाभ ये है कि अन्वेषण लागत कम किया जा सकता है। ठीक है, तो नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में लागत और समय को कम कर सकता है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन आदि जैसी कंपनियों ने क्रांति ला दी है। इसके बाद है कि पर्यटन, जैसा कि ब्लू ओरिजिन ने साबित कर दिया कि यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से परे यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, लक्सेमबर्ग, जापान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अंतरिक्ष में खनन किए गए संसाधनों पर निजी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, ये है। अब हम लोग देखते हैं कि अंतरिक्ष अन्वेषण के निजीकरण के नुकसान क्या होने वाले हैं। तो पहला ये है कि विनियमन। निजी क्षेत्र का विनियमन आसान नहीं है। विनियामक मंजूरी और अस्थिर राजनीतिक संस्थाओं के लिए लगने वाला समय देरी और बाधाओं का कारण बन सकता है। इसके बाद है अंतरिक्ष यान उत्सर्जन। उनकी भागीदारी के कारण प्रक्षेपणों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे अंतरिक्ष यान उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। बढ़ता कक्षीय मलबा। नासा के शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि प्रक्षेपणों की बढ़ती संख्या, टकरावों की संख्या और परिणाम स्वरूप कक्षीय मलबों की संख्या में वृद्धि का कारण बन रही है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, निजीकरण के नुकसान भी है। अब आगे की राह क्या है, इसे देखें तो मांग संचालित दृष्टिकोण। विभिन्न हितधारकों के बीच जवाबदेही निर्धारित करके उपग्रहों और प्रक्षेपण क्षमता जैसी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के उपयोग को अनुकूलित करना, ये आगे की राह है। इसके बाद है मानव शक्ति को उन्नत बनाना। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, भारत पहले से ही चरणबद्ध तरीके से 4 से 5 वर्षों में इसरो मानव परिसंपत्तियों के कौशल उन्नयन के लिए देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, ठीक है, NSTI में इसरो तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ITTP आयोजित कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस पूरे अध्याय को पढ़ लिया है और लगभग 3 टोटल कुल मिला के 3 कक्षाएँ अपलोडेड है अभी। तो हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इससे हम लोगों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में देखा। ठीक है, अब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।